कक्षा 9वीं के जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस बताने वाला हूं इस वीडियो में 2 अंकीय होंगे, 3 अंकीय होंगे, 4 अंकीय होंगे। देखिए सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगा, ये पूरा वीडियो देख लेना, जो कि आपके पेपर में आपको छपे क्वेश्चन मिलेंगे ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जरूर से तैयार कर लेना, 100% आने वाले प्रश्न हैं। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे पेपर के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, जो क्वेश्चंस इस वीडियो में बता रहा हूँ जरूर से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि जो आप लोग फेक पेपर वगैरह देखेंगे वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो सब आपका एक भ्रम होगा कि वहाँ से आएगा, लेकिन वो हो सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन पेपर कहीं भी आपको यहाँ पे मिलने वाले नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, और मैं जो आपको हर एक सब्जेक्ट की इसी प्रकार से प्रोवाइड कराऊंगा। तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक कर देना पहले से। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गंगा अपवाह तंत्र की 2 नदियों को समझाइए। देखिए हर एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव ढूंढने की कोशिश करना है ना, क्योंकि ये गंगोत्री वाला ऑब्जेक्टिव एक बार पूछा गया था आपका, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे गंगा अपवाह तंत्र की 2 नदियों को, तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी जो कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है। आप सभी को पता है गंगा का उद्गम स्थल क्या है, गंगोत्री, है ना, यही पूछा गया था। तो देखिए इसके बाद है, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है ना, देवप्रयाग लिखा हुआ है में मिलती है। इसके अपवाह तंत्र को प्रमुख सदियों यमुना, है ना, घाघरा, गंडक तथा कोसी यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। तो इस प्रकार से आपको पूरा इसका आंसर कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है ना, बंगाल का शोक, है ना। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि दामोदर का मतलब पश्चिम बंगाल का शोक खालिस्तान नदी को कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को, है ना, याद रखिएगा। इसके बाद प्रतिवर्ष सदी में बाढ़ आती है, वह किनारों के ऊपर बहने वाली लगती है, इसके ऊपर जो है जतफत की हानि होती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इस प्रकार से ये लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षी से क्या आशा है, भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखिए। देखिए क्वेश्चन आपके पास हो अगर गाइड वगैरह तो उसमें टिक करते जाइए, जरूर से ये क्वेश्चन कर लेना है, सभी बता दूंगा, है ना। देखिए आंसर रहेगा आपका, हर साल भारत के विभिन्न प्रजाति के पक्षियों का प्रवास होता है ना। भारत आने वाले प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन केल, ग्रेटर फ्लेमिंगो, एक एफ ब्लैक बिम्ड स्टिल्ट, कॉमन टोड, है ना, वुड भेर पाइपर। तो इस प्रकार से ये जो पक्षी होते हैं ये प्रवासी पक्षी होते हैं, जो बाहर से मतलब दूसरी जगह से इस तरफ आते हैं, है ना। तो ये प्रवासी पक्षी होते हैं। इन प्रवासी पक्षियों को हम जिम कॉर्बेट, दिल्ली बायोडाइवर्सिटी पार्क जैसी जगहों पर भी देख सकते हैं ना, कुछ ऐसी जगहों पर ये देखे गए हैं। इसके बाद आपका 4 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, भारत कम प्राणियों की दृष्टि से धनी स्पष्ट है, धनी है मतलब कम प्राणियों की दृष्टि से धनी है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति की में धनी है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ जीधों की लगभग यहाँ पे कितने 10,000 प्रजातियाँ जो है मिलती हैं। तो इससे आपको पूरा आंसर याद कर लेना है, ये रहेगा आपका आंसर, है ना। क्वेश्चन जरूर से देखते जाइए, आपके पास गाइड में है तो उसमें से आंसर याद कीजिए। जनगणना किसे कहते हैं, है ना, तो ये रहेगा आपका आंसर कम्प्लीटली। एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक क्षमता, है ना, जनगणना कहलाती है। भारत में क्षमता जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। तो जनगणना सबसे पहले कब की गई थी, 1872 में, याद रखिएगा, बहुत ही बार पूछा गया है। 1872 में सबसे पहले जनगणना भारत में की गई थी, याद रखिएगा। और क्या होता है, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है ना, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है, पूर्वी राज्यों में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम क्यों है, इसके 2 कारण लिखिए। तो जनसंख्या घनत्व मध्यम व मूल है ना, असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्य हैं, जो पूर्वी राज्य हैं, असम वगैरह हो गए। तो पहाड़ी कटे छोटे एवं पथरीले जो भाग हैं उनके, है ना, तो ये तो है, वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर लगे। इसके बाद कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। कुलक रूस के धनी किसान थे। देखिए स्टालिन का मानना था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए आयकन कर रहे थे। 1927-28 तक सोवियत रूस के शहर अब आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना कर रहे थे, इसलिए इन कुलकों का पर 1928 में छापे मारे गए, है ना, उनके अनाज के भंडारे को जब्त कर लिया गया, है ना। तो ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद है, मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है। मताधिकार आंदोलन वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन था, है ना, मत अधिकार, है ना, मत के अधिकार को पाने के लिए जो अधिकार चलाया गया वो मताधिकार है, मतलब आंदोलन चलाया गया। निरंकुश राजशाही शब्द का रस के संदर्भ में क्या
है ना, रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य है। तो इसका पूरा आंसर आपके सामने है, कर लेंगे कंप्लीट। जल्दी जल्दी मैं बताते जाता हूँ, आप लोग मिलाते जाइएगा, अपने आंसर लिखते जाइएगा। कोमिटर्न शब्द से क्या तात्पर्य है ना, कोमिटर्न शब्द से क्या तात्पर्य है। यह कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, है ना, कोमिटर्न। कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है, कोमिटर्न इसे नाम दिया गया था, जिसका गठन जो है 1924 में हुआ। यह है शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है शब्द है ना। तो ये आप याद रखिएगा, 1924 में जो है कोमिटर्न की जो है स्थापना हुई थी, है ना, गठन हुआ था इसका। और अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों की संस्था है। झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झूम खेती करने वालों को बलपूर्वक बलों में उनके घरों में स्थापित कर दिया जाता है, उन्हें अपने मजसाम पर मजबूर किया सभा, जबकि कुछ ने परिवर्तन का विरोध करने के लिए बड़े और छोटे विद्रोहों में भाग लिया, है ना। इसके बाद है आपका संविधान क्या है, ये आपका रहेगा संविधान के बारे में, है ना। एक कानून का लिखित प्रारूप है संविधान, ऐसे आप कह सकते हैं। और ये यहाँ पे पूरा बताया भी गया है आपको, संविधान, है ना, मूल सिद्धांतों का एक सर्वोच्च समुच्चय है, जिसपे कोई राज्य या संगठन अभिशासित होते हैं। वह किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया हुआ संहिता है। यह प्रायः लिखित रूप में होता है ना। इसके बाद है वयस्क मताधिकार क्या है। तो देखिए, वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से ऊपर के लोग जो हैं वो वोट डालने का अधिकार रखते हैं, यही वयस्क मताधिकार कहलाता है। यही आपको याद रखना है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अपराधी कबीले से क्या तात्पर्य है। तो देख सकते हैं, अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार के कई बड़े यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में उल उत्पादों के व्यापार की ईमानदारी सौंप दी गई, है ना। तो ये उसका कंप्लीट आंसर रहेगा। यहाँ पे अपराधी कबीले रहेंगे। इसके बाद है चुनाव अभियान क्या है। अभियान है ना, चुनाव अभियान क्या है। तो देख सकते हैं, चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधि, सरकार या नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है ना। तो ये आपका कंप्लीट आंसर इसका दिया गया है। वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद है आपका 16 और 17 नंबर का प्रश्न, निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, कार्यपालिका क्या है। ये क्वेश्चन जरूर से कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं क्या होती हैं, ये यहाँ पे योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को बनाया जा रहा है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष उसकी आयु पूर्ण हो चुकी हो। लोकसभा का सदस्य होने के लिए जो है योग्य हो, योग्य लिखा है। भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन या किसी भी स्थानीय या जन प्राधिकरण के अधीन लाभ का प्रधारी नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया, है ना, बैंक द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो कंडीशन है वो होनी चाहिए, तब वो राष्ट्रपति के लिए, है ना। इसके बाद है प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र। इससे क्वेश्चन जरूर से आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो क्या है, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, है ना, खेती किसानी के काम होते हैं जो, तो वो होते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ना। और उद्योग वगैरह के काम होते हैं जो यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र वगैरह में आते हैं। तो यहाँ पे आप द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र दोनों देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है ना। जहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों, मतलब ये कृषि हो गई, ये प्राकृतिक है, पशुपालन, तो ये रहेंगे। तो इसमें इस द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से, है ना, अन्य रूपों में जो है परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित चित्र है। इसके बाद है प्रवाल से आप क्या समझते हैं। प्रवाल के प्रकारों को लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधक का जो है उदाहरण है। तो यहाँ पे ज़रूर से याद रखिएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है ना। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि एक प्रवाल है, प्रवाल रोधक, है ना। तो प्रवाल पल्पस कम समय तक जीवित रहने वाली सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इस प्रकार से आपको इसका पूरा क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद है खादर और बांगर में जो है अंतर लिखिए। जल्दी से देखते जाइए। खादर बांगर में बहुत बार पूछा गया है। आपके सामने लिखे हुए खादर के 3 पॉइंट हैं, 4, और यहाँ पे एक खादर के नीचे दिए गए हैं और बांगर के ऊपर रहेंगे, तो इन्हें कर लेंगे। इसके बाद है आम्र वर्षा वाले क्षेत्र क्या है, यह किन राज्यों में होती है। तो जो आम्र वर्षा होती है वह यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटक, केरल, है ना, इनके आम्र पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। तो कर्नाटक और केरल राज्यों में जो है आम्र वर्षा होती है, ज़रूर से याद रखेंगे, है ना। तो क्या होता है इसमें, इसके कारण आप जल्दी जो है पक जाते हैं। इसके बाद है आम जल्दी पक जाते हैं ना। काल बैसाखी से क्या तात्पर्य है, यह स्थिति क्यों निर्मित होती है। तो चीड़ हवाओं के साथ गर्जा वाली मूसलाधार वर्षों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है ना।
तो जब हवाएं चलें और गरज वाली मूसलाधार बारिश हो तो उसे काल बैसाखी यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। और बैसाख के महीने में ये होती है तो इसे बैसाखी कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है। इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट रखेंगे। इसके बाद आते हैं आपके 3-3 नंबर के प्रश्न, यहाँ से देख सकते हैं, है ना। वर्साई की संधि पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी को वर्सा में शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पड़ी। तो इसका आपका पूरा आंसर दिया गया है सामने। इसके बाद है नात्सी सोच के खास पहलू क्या थे, आंसर देख सकते हैं, 3 पॉइंट में बताया गया है ना। जर्मन विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, उसे अपनी शुद्धता बताती है ना। नात्सियों का मानना था कि श्रेष्ठ जाति जीवित रहेगी तथा हीन जाति जो है नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से आपको इसे कर लेना है। इसके बाद एक प्रधानमंत्री के अधिकारों की व्याख्या कीजिए ना। एक प्रधानमंत्री को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, तो संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे के संबंध में अनेक जो है बहुत कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह विभिन्न विभागों के कार्यों को जो है संभालता है। इसके बाद है विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है ना। इसके बाद और दिए गए हैं आपको, प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम करने का वितरण और पुनर्वितरण करता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार रखता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल जो है इस्तीफा दे देता है। इसके बाद है आपका विधायिका के कार्यों को की समीक्षा कीजिए। देख सकते हैं आंसर दिया गया है आपको, जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है ना। मतलब कानून बनाने का जहाँ पे काम होता है वो विधायिका कहलाती है, उसमें सदस्य बैठे होते हैं, है ना, तो वो ये सब करते हैं क्रिया, ये रहेगा। इसके बाद 4 अंकीय प्रश्न होते हैं यहाँ से। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम लिखिए। तो फ्रांस की क्रांति के अनेक परिणाम हुए। सामंतवाद का जो है अंत हुआ, शासन व्यवस्था में सुधार आया, निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई, सवनी अर्थतंत्रीय व्यवस्था की जो है स्थापना हुई। ये सारे जो हैं कुछ यहाँ पे उससे परिणाम निकल के आए, है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके बारे में लगाया है क्रांति के परिणाम, फ्रांस में सामंतवाद समाप्त हो गया, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा है, सामंती शासन के, है ना, सभी नियमों को रद्द कर दिया गया है। तो ये रहेंगे आपके, इसका पूरा पॉइंट याद कर लीजिएगा। इसके बाद है वाटरलू की युद्ध का वर्णन कीजिए, युद्ध लगा है ना, वाटरलू की युद्ध का वर्णन कीजिए। तो 1809 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट, खुद को उसने सम्राट कह दिया 1809 में। उससे पड़ोस की यूरोपीय देशों की मात्रा शुरू की, है ना, और पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए राज्य बनाए। तो ये सब वो करने लगा अपने लिए, ये रहेगा नेपोलियन का। इसके बाद है प्रतिनिधि लोकतत्व में से आप क्या समझते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र है यहाँ पे, है ना। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जनता सर्वोपरि होती है, यह जनता का सम्मान कहा जाता है ना। तो इसे जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, क्या करती है। भारत में भी लोकतंत्र शासन प्रणाली है, यहाँ पे जनता अपना प्रतिनिधि चुन सकती है खुद, है ना। प्रतिनिधियों द्वारा, चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। इस प्रकार चुने हुए शासकों के द्वारा किए जाने वाला शासन प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। इसके बाद है निर्धनता दूर करने के 4 उपाय लिखिए। तो जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, नए रोजगारों का सृजन किया जाए, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, शोषण से मुक्ति, आर्थिक विकास में तेजी। तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। यहाँ तक आपके 8 पॉइंट इसके दिए गए हैं। तो यहाँ तक होते हैं आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट। इन सभी क्वेश्चंस को जरूर से कर लेना, और भी इनके आसपास के क्वेश्चन आप सभी को कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको परीक्षा की दृष्टि से सभी बता दिए हैं। ये जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।